हे गाइस, आज एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अपने को डिस्कस करना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे एप्लीकेशन पोर्टल्स को फिलअप करते वक्त यूनिवर्सिटीज़ के। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो बहुत बेसिक सा है वो है 10th और 12th के मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग योर लिविंग स्कूल सर्टिफिकेट। ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी है जो आपके पास पहले से रेडी रहना चाहिए। उसको आप मर्ज करके एक PDF बना के रखना। दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है आपके बैचलर्स के सारे मार्कशीट्स, आपके बैचलर्स के ट्रांसक्रिप्ट, आपका बैचलर का प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी एक तो इम्पॉर्टेंट है ही। ओके, इनका भी एक मर्ज डॉक्यूमेंट PDF बना के आपको इंक्लूड करके रखना होगा। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। मिनिमम 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मैंडेटरी है। आप जो है अपने एकेडमिक कॉलेज में एक प्रोफेसर से बनवा लेना जो आपके क्लोज होंगे, और दूसरा HOD से बनवा लेना, पर मिनिमम 2, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ को मिनिमम 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल RPTU काइजनलाउटन। ओके, नाउ जो एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है मोटिवेशन लेटर। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इसको कंसिडर करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ को ये बिल्कुल नहीं चाहिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ को लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस भी नहीं चाहिए। बट स्टिल आप पहले से ही जो यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं उनके लिए मोटिवेशन लेटर बना के रखना। बाकी अगर नहीं मांगती तो उनके एडिशनल डॉक्यूमेंट में आप मोटिवेशन लेटर दे सकते हो या फिर अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। दोनों सेम ही है मेजॉरिटी, बट कंटेंट में ही बस फॉर्मेट स्ट्रक्चर ही दोनों का डिफरेंट रहता है, लेटर ऑफ मोटिवेशन का और SOP का। नाउ अनदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेगा वो है आपका CV। गाइस, आप लोग CV जो है वो आप यूरोपास CV भी चला सकते हो, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूडिंग FAU आरलंगन उनको चाहिए कि जो CV है वो टेबुलर फॉर्मेट में हो, तो वो लाइक कंसिडर करती हैं। बाकी वर्क एक्सपीरियंस लेटर, अगर आपके पास आपने कोई भी कहीं पे भी जॉब की अपने फील्ड की, तो फील्ड के रिगार्डिंग ही इम्पॉर्टेंट है वर्क एक्सपीरियंस लेटर। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो कोई IT फील्ड के और आपने वर्क किया है कोई भी दूसरे फील्ड का, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आप अपने इंक्लूडिंग फील्ड का ही वर्क एक्सपीरियंस लेटर यहाँ पर शो कर सकते हो। दूसरा, अगर आपने इंटर्नशिप की है तो इंटर्नशिप लेटर और रिकमेंडेशन लेटर भी आप एक बनवा सकते हो, वो भी प्लस पॉइंट ही रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपके लिस्ट में रहना ही चाहिए, मैंडेटरी है, इसी के ऊपर आपका एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन भी डिपेंड करता है कई बार, वो है कोर्स मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोर्स मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके जितने भी आपने सब्जेक्ट्स अपने बैचलर्स के ड्यूरेशन में आपने स्टडी किए थे वो सारे का एक अच्छे से डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। ये जो PDF है, अगर इसको मर्ज करेंगे आपके लाइक पूरे कोर्स जर्नी का, वो 150 से 200 पेज का हो जाता है कोर्स मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन। इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप इसको मर्ज करते हो तो वेल एंड गुड, और कुछ यूनिवर्सिटी जो है इसको इंडिविजुअल भी रिक्वायर करती है एज एन URL। फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटी है फिलिप्स मार्बर्ग करके, उनको उनकी एक डेडिकेटेड वेबसाइट है जिसके अंदर उनको अलग से URL चाहिए होता है आपके कोर्स मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन का। वो मैंडेटरी नहीं है, बट आप स्टिल उनको दे सकते हो, वो रिकमेंड करती है कि वो URL आप उनको प्रोवाइड करो। कोर्स मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन इज अगेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज़ है जो इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, वो है APS सर्टिफिकेट। मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है कि आपको कैसे APS सर्टिफिकेट 5 दिन में ले सकते हो, उसको ज़रूर चेकआउट करना। और APS सर्टिफिकेट आपका आधा काम आसान कर देता है, क्योंकि फिर आपके ऊपर ऐसा कोई लाइक क्वेश्चन नहीं जाएगा कि आपके जो सारे एकेडमिक्स के डॉक्यूमेंट्स है वो ऑथेंटिक हैं कि नहीं है, क्योंकि APS वो सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देता है। ओके, इसके बाद आता है आपका थीसिस। अगर आपने फाइनल ईयर में अपना थीसिस, अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैंडेटरी होता है थीसिस कंप्लीट करना, अगर आपने उसका भी एक PDF बना के रखा है वेल एंड गुड, क्योंकि वो भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए होता है। ओके, फॉर एग्जांपल फिलिप्स मार्बर्ग में ऐसा ही है कि उनको थीसिस जो है वो आपको शो करवाना पड़ता है। चलो, ये हो गए सारे डॉक्यूमेंट्स की बातें। डॉक्यूमेंट्स में बस इतने ही मेजॉरिटी ऑफ सारी चीज़ें होती हैं, बाकी इसके अलावा और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। हाँ, इसके अलावा कुछ चीज़ें जो आपको पता रहनी चाहिए वो है ये कि आपको अपने जो पॉइंट्स है, अपने आपके जो ग्रेड्स आपको मिले हैं बैचलर्स के ड्यूरेशन में, फॉर एग्जांपल किसी के ग्रेड्स होते हैं 7 CGPA, किसी के 8 CGPA एंड सो ऑन, तो वो आपको जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो उसका एक बेस्ट तरीका यही है, आप गूगल करें, और आपको उससे पहले 2 चीज़ें मैंडेटरी पता होनी चाहिए। आपका बेस्ट ग्रेडिंग पॉइंट आपके यूनिवर्सिटी का क्या है, और आपका मिनिमम पासिंग ग्रेड क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी क्या देती है, वो आपको पता होना चाहिए। और मेजॉरिटी ऑफ टाइम वो ट्रांसक्रिप्ट के पेज पे लिखा रहता है, इन द सेकंड पेज ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट। फॉर एग्जांपल, मेरे सेकंड पेज में ट्रांसक्रिप्ट में लिखा है कि मेरा बेस्ट ग्रेडिंग पॉइंट है 10 एंड मेरा मिनिमम पासिंग ग्रेडिंग पॉइंट है वो है 4।
तो बस आपको कोई भी वेबसाइट पे जाइए आप और वहाँ पे सर्च कीजिए नॉर्मल ग्रेड टू जर्मन ग्रेडिंग कन्वर्टर। सो आपको वहाँ पे जाना है, अपना एवरेज ग्रेड जो भी आपका ग्रेड आया है वो लिखना है, मैक्सिमम पासिंग ग्रेड आपका लिखना है जो मेरे केस में था 10, मिनिमम पासिंग ग्रेड लिखना है जो मेरे केस में था 4, एंड देन आपको आपका जर्मन ग्रेड मिल जाएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है ताकि आपको आइडिया हो कि क्या यूनिवर्सिटी के लिए मैं एलिजिबल हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी को सिर्फ दो चीज़ों से मतलब है। एक तो है आपका जो जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम, मतलब जर्मन में आपका ग्रेड कितना आ रहा है वो, मतलब इन शॉर्ट आपने कितना अच्छा परसेंटेज लाया है। और दूसरा है ECTS जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जर्मन की यूनिवर्सिटी जो है वो ये देखती हैं कि आपका ECTS जो है वो अच्छे से उनके ECTS के क्राइटेरिया के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। जो मेरे केस में 4 साल का कोर्स था तो मेरा ECTS पॉइंट बनता है 1.44, मेरा ही नहीं जितने भी इन जनरल 4 साल का कोर्स था GTU का, उसमें ECTS इस हिसाब से होता है कि आपका जो क्रेडिट पॉइंट है उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1.44 से, तो जो आंसर आएगा वो होगा आपका ECTS। फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो मैथ्स 1 है उसका लाइक क्रेडिट पॉइंट था 5, सो उसको मल्टीप्लाई करना है 1.44 से, तो अराउंड जो भी 7 8 जो भी कुछ आता है वो ECTS होगा। और ऐसे बहुत सारे ECTS वो लोग ऐड करते हैं और क्राइटेरिया से मैच करते हैं कि वो उससे खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, तो वो सीधा रिजेक्शन दे देते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको पता होनी चाहिए। अनदर थिंग जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो ये कि आप अपने ट्रांसक्रिप्ट का डिट्टो सारा डेटा जो है वो एक अलग से लाइक गूगल स्टाइल शीट के अंदर आप लिख के रख लें, सेम टू सेम कि कितना आप क्या नाम है आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसका कोड क्या है, उसका क्रेडिट पॉइंट कितना है, उसका वर्किंग आवर लाइक लैब में कितना आ रहा है, थियोरेटिकल में कितना आ रहा है, फिर उसके बाद उसमें कितना ट्रायल आपने दिया है, ओके, और कितने आपको उसके अंदर ग्रेड मिला है और कौन से सेमेस्टर में। ऐसा डिट्टो सारा जो आपने ट्रांसक्रिप्ट में दिखता है सेम टू सेम आप स्टाइल शीट के अंदर कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, इसलिए क्योंकि जब भी आप कोई फॉर्म फिलअप करने बैठोगे एप्लीकेशन कोई भी यूनिवर्सिटी का, तो आपके पास पहले से ही आपके ट्रांसक्रिप्ट का डेटा होगा। वो आपको बस कोई भी ChatGPT पे जाकर वहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। कभी कभार मैपिंग में काम आता है, फॉर एग्जाम्पल फिलिक्स मार्बर्ग का हो गया, TU ड्रेसडेन का हो गया, उन सब में आपको जो अपने सब्जेक्ट्स हैं उसको मैप करने का होता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में उसमें ChatGPT बहुत हेल्प करता है। तो स्टाइल शीट में अपना ट्रांसक्रिप्ट का डेटा सेव करके रख ले, ओके। ये है, तो बस इतना ही था मेरे को आपको बताने के लिए। बाकी अगर कुछ नवी चीज़ मेरे को पता चलेगी मैं अगेन एक टॉपिक के साथ एक नवे वीडियो में आपके साथ ज़रूर मिलूँगा। तब तक के लिए चुस।